नमस्कार प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में यूनिट नंबर है हमारा वायरिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड को हमने कवर कर लिया है। अब इस सेशन के माध्यम से हम पार्ट नंबर थर्ड को कवर करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए इस वीडियो में और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारे साथ स्टडी करने के लिए। तो आज हम इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर थर्ड को। जैसे कि यहाँ पे टाइटल भी लिख दिया है मैंने कि पार्ट नंबर थर्ड को कवर करने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे समझ के हम लोगों ने उसको कवर किया है। जो स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड को नहीं देखा होगा वो पहले जाके उसको देखे। इसके बाद जब वो वायरिंग का पार्ट नंबर थर्ड को पढ़ेगा तो उनको समझने में आसानी होगी। दोस्तों क्या होता है कि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप बेस को नहीं पढ़ोगे तो आप आगे आगे भागते चलो, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड को भी आप पढ़ लेवे। फिलहाल अभी आप इस पार्ट नंबर थर्ड को ही पढ़ लीजिए, इसके बाद जाके आप पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड को पढ़ लीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। जिस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं वो सारी वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा पार्ट नंबर थर्ड। इस पार्ट नंबर थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं इस वायरिंग सिस्टम को। वायरिंग सिस्टम कितने प्रकार से किया जाता है, वायरिंग होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। विद्युत नियम एक होता है भारतीय विद्युतीय नियम। इसके अनुसार किसी भवन या औद्योगिक कारखानों में किसी वायर के द्वारा वैद्युतिक उपकरण को जोड़ना जिससे कि उपभोक्ता अपनी वैद्युतिक उपकरण को आसानी से उपयोग में ले सके, वायरिंग कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइंस वाली डेफिनेशन नहीं लगाना है आपको। ठीक, एक प्यारा सा डेफिनेशन है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी भवन या औद्योगिक कल कारखानों में लगा हुआ वैद्युतिक उपकरण को हम आसानी से चला सकें, जिसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं वायरिंग सिस्टम। अब इस वायरिंग सिस्टम, ये जो हमारा वायरिंग का सिस्टम होता है ये बहुत से टाइप्स के होते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ स्थायी वायरिंग होते हैं, कुछ अस्थायी वायरिंग भी होते हैं। तो इन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी देश हैं, सभी देशों को विद्युत का वितरण कौन कराता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा सभी देशों में, सभी प्रांतों में विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब देखिए, विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशन। तो पहला रेगुलेशन क्या होता है? नियम 31 के अनुसार, ये नियम 31 क्या कहता है? नियम 31 कहता है कि अगर आप कोई वायरिंग कर रहे हो, चाहे वो स्थायी वायरिंग हो या फिर वो अस्थायी वायरिंग हो, वायरिंग कोई भी प्रकार का हो, उसमें फेज वायर में ही हमेशा फ्यूज को लगाना चाहिए। किसमें? फेज वायर में फ्यूज कटआउट। ये किस नियम के अंतर्गत आता है? ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नियम 31 के अनुसार आता है कि फेज वायर में ही फ्यूज कटआउट को आप लगा सकते हो, ना कि न्यूट्रल वायर में। और नियम 32 के अनुसार इस नियम में कहा गया है कि न्यूट्रल जो वायर होता है, न्यूट्रल लिंक होता है, उस न्यूट्रल लिंक को हमेशा न्यूट्रल वायर में ही लगाना चाहिए। ये अति आवश्यक है। अगर आप इस नियम का विरुद्ध करते हैं, इस नियम के खिलाफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अनुसार ये गलत माना जाता है, ये रॉन्ग माना जाता है। हमें हमेशा फेज वायर में ही फ्यूज कटआउट को लगाना चाहिए और न्यूट्रल वायर में ही न्यूट्रल लिंक को कनेक्ट करना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रेगुलेशंस। अब क्या होता है कि
अब हम बात करेंगे सर्विस मेंस के बारे में कि सर्विस लाइन क्या होता है। जैसे कि किसी पोल या फिर खंभा अभी आप बोल सकते हैं, किसी खंभे से अपने घर में लगे एनर्जी मीटर तक जो लाइन आती है वही हमारी सर्विस लाइन होती है। कोई जैसे कि ट्रांसफॉर्मर से क्या होता है कि जो आउटपुट में उसके सेकेंडरी वाइंडिंग से जो सिस्टम निकलती है वहां से वायर के थ्रू किसी पोल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसी पोल या किसी खंभे से एक लाइन ले आया जाता है अपने घर में लगे ऊर्जा मीटर तक। वो जो लाइन आता है ऊर्जा मीटर तक ना, वही लाइन सर्विस लाइन कहलाती है। तो ये हो गया सर्विस लाइन। अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी कि वायरिंग सिस्टम कितने तरह से किया जाता है। तो वायरिंग सिस्टम 3 तरह से किया जाता है। वायरिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा होता है रिंग सिस्टम, और इस तरह तीसरा होता है हमारा ट्री सिस्टम। तो ये तो वायरिंग करने का तरीका हो गया। यानी कि हमें कहीं पे ऐसा वायरिंग करना होता है कि बस कुछ ही दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वायरिंग करने की ज़रूरत होती है, और कहीं पे ऐसा वायरिंग होता है कि हमें परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए वायरिंग करने की ज़रूरत होती है। उसी के अकॉर्डिंग इन वायरिंगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि हम हर एक वायरिंग प्रणाली को हर जगह यूज नहीं ले सकते। इसका भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि कोई मेला हो गया, कोई उत्सव हो गया, शादी फंक्शन पार्टी, तो इनमें हम जो वायरिंग करते हैं वो कुछ समय के लिए करते हैं या फिर कुछ दिन के लिए वायरिंग करते हैं। तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ट्री वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक अस्थायी वायरिंग की ज़रूरत होती है जो कुछ ही समय के लिए होता है। और इसी तरह अगर हम घरों पे वायरिंग कराते हैं या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में वायरिंग कराते हैं या फिर किसी कारखानों में वायरिंग कराते हैं, तो वहाँ हमें कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए वायरिंग की ज़रूरत होती है प्रॉपर तरीके से, और एक परमानेंटली तरीके से हमें वहाँ वायरिंग करने की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और ये जो वायरिंग का सिस्टम है, ये वायरिंग सिस्टम इतने तरीके से कराया जाता है। तो वायरिंग सिस्टम कितने प्रकार से किया जाता है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव का, कि वायरिंग सिस्टम कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन में दे देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, रिंग और ट्री, और एक आपको दे सकता है कि उपरोक्त में से सभी। अगर आपको पता है कि वायरिंग के सिस्टम कितने तरीके होते हैं, कितने प्रकार से किया जाते हैं, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इनको टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं आता तो आप रॉन्ग आंसर करके आएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा वायरिंग सिस्टम। अब हम सबसे पहले देखेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे कैसे किया जाता है, और इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियां क्या होती हैं, और ये होता कैसा है। तो देखिए, इसका एक सीक्वेंस चलता है, एक क्रम चलता है। कोई भी वायरिंग चाहे कोई भी हो, इसका एक सीक्वेंस चलता है। और वो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर के बाद हम लगाते हैं फ्यूज कटआउट। इसके बाद लगाते हैं मेन स्विच, फिर लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसको बोला जाता है डीबी। तो ये सीक्वेंस हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, आखिर इस सीक्वेंस को एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्यों माना जाता है। ये एक मानक सीक्वेंस होता है, ठीक, हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये एक फिक्स है। हमें अगर हम किसी पोल या किसी खंभे से सर्विस लाइंस लाते हैं तो उस सर्विस लाइंस को हम डायरेक्ट फ्यूज कटआउट से नहीं कनेक्ट कर सकते, ना ही उसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं, ना ही मेन स्विच से कनेक्ट करते हैं। उसे सबसे पहले हमें कहाँ कनेक्ट करने की जरूरत है, तो उसे हम ऊर्जा मीटर से कनेक्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। पहला सिस्टम हमारा क्या है, वायरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए जिस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है, जस्ट इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम की वायरिंग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी मीटर होता है, तो हम यहाँ पे एक एनर्जी मीटर लिखते हैं। एनर्जी मीटर को किलोवाट आवर मीटर भी बोलते हैं। इस एनर्जी मीटर में 4 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है इनकमिंग का और 2 पॉइंट होता है आउटगोइंग का। तो यहां पे कुछ पॉइंट बना देता हूं मैं। ये पॉइंट हो गया आउटगोइंग का और ये हो गया इनकमिंग का। तो अब देखिए यहां से मेरा फेज वायर आया, मुझे इधर इस साइड में यानी कि किलोवाट आवर मीटर से पहले जो वायर आ रही है ये सर्विस मेंस वायर होगी और यहां से आ रही है मेरी न्यूट्रल की वायर एन। ये दोनों मेरी क्या होगी, सर्विस लाइन। इसको हम सर्विस लाइन कहेंगे। इस लाइन में ना हमें न्यूट्रल लिंक लगाने की जरूरत है और ना ही हमें कोई फ्यूज कटआउट लगाने की जरूरत है। अगर कोई सर्विस मेंस लाइन किसी पोल से आ रही है उसको हम डायरेक्ट कहां दे देंगे, उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे हम एनर्जी मीटर से। ये तो हो गया इनकमिंग का। अब चलते हैं आउटगोइंग का। तो यहां से हम ले लेंगे, यहां से तो मेरा फेज निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा न्यूट्रल। ये है मेरा फेज, ये है मेरा न्यूट्रल। अब पहला तो हो गया एनर्जी मीटर। दूसरा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का दूसरा नंबर है फ्यूज कटआउट। तो हम यहां पे फ्यूज लगाते हैं, ये हो गया मेरा फ्यूज। अब न्यूट्रल लिंक यानी कि मैंने आपको बोला है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि न्यूट्रल वायर पे ही हमेशा न्यूट्रल लिंक लगाना है और फेज वायर पे फ्यूज का कटआउट। तो फेज वायर पे मैंने फ्यूज का कटआउट लगा दिया, यहां पे अब न्यूट्रल लिंक लगाने की जरूरत है, तो यहां पे ये न्यूट्रल लिंक लगा दिया मैंने। अब हमें सभी रूलों को ध्यान में रखते हुए वायरिंग को करना है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, मेन स्विच। अब देखते हैं मेन स्विच कैसे लगाते हैं। यहां पे एक छोटा सा बॉक्स होता है, इस बॉक्स में कुछ टर्मिनल होते हैं। अब टर्मिनल हम फिक्स नहीं कह सकते कि उसमें 3 टर्मिनल होंगे कि 4 टर्मिनल होंगे। जितने टर्मिनल की आवश्यकता होती है, जितने हमें ब्रांच निकालने होते हैं, ब्रांच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टर्मिनल देते हैं। यानी कि ये टर्मिनल का जो सेट होता है ना, ये पहले से बना के ही आता है। तो इसमें से मान लीजिए कि कुछ टर्मिनल को ले लेते हैं हम, 5 टर्मिनल। कितने, 5 टर्मिनल। अब यहां से जो मेरा फेज वायर जा रहा है, किसी भी एक टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे इस फेज वायर से। अब कनेक्ट कर दिए, अब यहीं से हम लूप डाल देते हैं सभी में। इस तरह से ये लूप हो गया। यानी लूप डालने का मतलब होता है कि आपस में एक ही फेज को शॉर्ट कर देना। तो मैंने शॉर्ट कर दिया। अब यहां से हर एक ब्रांच निकलेगा। तो पहला ब्रांच देखते हैं, पहले वाले टर्मिनल से पहला ब्रांच। और दूसरी बात क्या है कि हर एक ब्रांच को ऑन करने के लिए अलग अलग उपकरण की जरूरत होगी, सेफ्टी उपकरण। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, एमसीबी लगाएंगे। तो यहां पे हमने एमसीबी लगा दिया। मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा पूरा एमसीबी रहेगा, यहां पे एमसीबी का बॉक्स रहेगा कुछ इस तरह से। अब एमसीबी का सिंबल होता है इस तरह से। ये हो गया मेरा एमसीबी का सिंबल। हालांकि ये थोड़ा सा मिस्टेक बन गया है, इसको मैं सही तरीके से बना देता हूं। बिल्कुल इस तरह से ये एमसीबी का सिंबल होता है। तो ये हो गया मेरा एमसीबी। ये जो जितने भी हैं ये ब्रांचेस हैं, ये किसका ब्रांच हो गया, ये फेज वायर का ब्रांच हो गया। इसी तरह न्यूट्रल वायर का भी हम ब्रांच एक यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे भी एक टर्मिनल बॉक्स होगा और यहाँ पे भी कुछ टर्मिनल्स होंगे जिनको हम आपस में लूप कर देंगे। और अब हम यहाँ पे न्यूट्रल लगा देते हैं। कुछ इस तरह से। तो अब देखिए
फेज के लिए हमने अलग ब्रांच दे दिया और न्यूट्रल के लिए हमने अलग ब्रांच दे दिया, अलग अलग ब्रांच दे दिया। तो इसको हम एक पूरा बॉक्स में बंद कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये बॉक्स, अब देखिए इस सीक्वेंस की ओर चलते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये जो ऊर्जा मीटर, फर्स्ट टाइम मेरा ऊर्जा मीटर, सेकेंड टाइम मेरा फ्यूज कटआउट तो फ्यूज कटआउट, थर्ड टाइम मेरा मेन स्विच। मेन स्विच क्या होता है दोस्तों? मेन स्विच हमारा ये होता है, ये क्या होता है? मेन स्विच होता है हमारा, ठीक है। यहीं से जितने भी ब्रांच निकले हैं उसको हम डिस्कनेक्ट एक साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक साथ। यहां पे एक और एमसीबी लगा होता है जो स्विच, एमसीबी स्विच की भांति भी काम करता है, तो एमसीबी लगा होता है यहां पे इस बॉक्स से पहले, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दर्शाया है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ से अगर आप इस स्विच को ऑफ करते हैं तो ये डायरेक्टली पूरा एक, ये जो ब्रांच निकला है पूरा ब्रांच एक साथ ऑफ हो सकता है। जस्ट इसी तरह न्यूट्रल लिंक में भी एक न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल लिंक को हमें डिस्कनेक्ट करना है तो बस एक न्यूट्रल लिंक को ओपन कर दीजिए, पूरा ब्रांच, न्यूट्रल लिंक का पूरा ब्रांच डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। तो अब इसमें इसको करने से फायदा क्या होता है? देखिए ये वाले रूल्स भी हमारे फॉलो हो गए, और जो मैंने बताया था भारतीय विद्युत नियम यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अनुसार 31 और 32 में जो बोला गया है कि 31 में यही बोला गया है कि फेज वायर में ही हमेशा फ्यूज कटआउट को कनेक्ट करना चाहिए। तो फेज वायर में ही फ्यूज कटआउट को कनेक्ट किया है मैंने, और न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल लिंक को, यानी कि हमें हर एक चीज़ को, हमें हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के वायरिंग करने की ज़रूरत होती है। अब इस वायरिंग को करने से बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है? तो पहला लाभ तो यह है, पहला लाभ यह होता है कि इसमें जो भी फॉल्ट आता है, इसमें दोष को ढूंढना आसान होता है, और दूसरा होता है यह दिखने में काफी सुंदर होता है। देखिए ये दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव होता है। देखिए आप अगर इसको समझना भी चाहें ना, इसके ब्लॉक डायग्राम को समझना भी चाहें तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, दो वायर इनकमिंग के, दो वायर आउटगोइंग के, बस एक एक वायर में अलग अलग ब्रांच निकाल दिया, सिंपल सी बात। अलग अलग ब्रांच को ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबी, और यहाँ न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल लिंक लगा दिया, सॉरी न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल लिंक लगा दिया, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें दोष को ढूंढना आसान होता है, दिखने में ये सुंदर होता है, और तीसरा होता है कि इसके सभी पॉइंट पर समान वोल्टेज मिलता है। इसके जितने भी ब्रांच है सभी ब्रांचों में एक समान वोल्टेज मिलता है। ये तो इसके लाभ हो गए। और इसके हानि होती है, इसकी हानि केवल एक ही होती है, और वो हानि क्या है कि इसमें वायर की बहुत अधिक जरूरत होती है, वायर की अधिकता। और दूसरी हानि यह है अधिक खर्चीला है, यह खर्चीली है, यानी कि इसकी यह कॉस्टली है। ये वायरिंग जो है इसमें अधिक कॉस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हर जगह एक सेपरेट वायर ले जाना पड़ता है, ठीक। इसलिए यह बहुत खर्चीला होता है, और यह इसमें वायर की भी अधिक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया लाभ और ये हो गया हानि। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको यहां से नहीं बनता है, क्वेश्चन इस ब्लॉक डायग्राम से नहीं बनता है, ना ही ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आएगा। क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा इस सीक्वेंस के बारे में, ये तो आता ही आता है एग्जाम में। यहां से 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि इस सीक्वेंस के बारे में पूछ देगा। और दूसरी बात, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाभ क्या है। या फिर देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, वो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। जो एग्जामिनर होता है वो जब क्वेश्चन को बनाता है ना, तो वो आपके माइंड को भी, आपके अंदर कितना सोचने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उस चीज को भी चेक करता है। तो वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा बोल देगा कि ऐसा कौन सा वायरिंग का सिस्टम है जिसमें दोष को ढूंढना आसान है। बस सिंपल सी बात, डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग। अगर आप इस लाभ को पढ़े रहेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग एक ऐसा वायरिंग है जिसमें से आप आसानी से फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं। कैसे?
मान लीजिए ये ब्रांच है, इस ब्रांच में से कोई भी एमसीबी ऑफ हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कौन सी एमसीबी ट्रिप है, फॉल्ट को सही कर सकते हैं। ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा सिस्टम कौन सा पढ़ेंगे, ट्री सिस्टम को। दूसरा होता है ट्री सिस्टम। इस ट्री सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है कि ट्री के यानी पेड़ जिस तरह से, पेड़ के जिस तरह से ब्रांच होते हैं, अलग अलग ब्रांच से ही ब्रांच निकल जाता है। तो बस उसी तरह इस वायरिंग में भी ब्रांच से ही ब्रांच निकलता है। लेकिन अब इसमें देखते हैं इसकी वायरिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले तो एनर्जी मीटर ही लगा होगा, किलोवाट हावर मीटर, यहां पे भी 4 पॉइंट होंगे। ये आउटगोइंग के हो गए, ये फेज हो गया मेरा, ये न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। अब इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा अलग होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा अलग। यहां पे हम लगा देंगे न्यूट्रल लिंक और यहां पे फ्यूज कट आउट। अब देखिए इसमें किसी टर्मिनल बॉक्स की जरूरत नहीं होती। ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा ये अलग होता है। अगर हमें कहीं पे, मान लीजिए कि मेरा रूम नंबर फर्स्ट यहां पे है, रूम नंबर फर्स्ट यहां पे है और रूम नंबर सेकेंड यहां पे है और थर्ड यहां पे है। हम वायरिंग कहाँ करते हैं, वायरिंग मान लीजिए कि घर की वायरिंग, ट्री प्रणाली यानी कि ट्री सिस्टम द्वारा घर की वायरिंग करते हैं। तो घर में क्या होता है, रूम, हर एक रूम के लिए हमें अलग अलग सप्लाई की जरूरत होती है। तो हम इसमें इस सिस्टम के थ्रू कैसे लाते हैं, हम इसमें ये नहीं देखते कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है ट्री सिस्टम का। हमें जहां से इच्छा होगी, जहां से हमें ज्यादा सूटेबल लगेगा, वहीं से हम कटआउट निकालेंगे और वायर को छील के वहीं पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि मुझे रूम नंबर फर्स्ट के लिए ले जाना है, तो मुझे किसी टर्मिनल की जरूरत नहीं होगी कि मैं यहाँ पे टर्मिनल लगाऊंगा फिर एमसीबी लगाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। हम डायरेक्टली यहाँ से न्यूट्रल लिंक उठाए ऐसे और यहाँ से फेज उठाए, बस हो गया, ये टर्मिनल निकल गया। रूम नंबर फर्स्ट के लिए सप्लाई मिल गई। अगर रूम नंबर सेकेंड में ले जाना है तो बस इसी तरह हम यहाँ से भी एक फ्यूज कट आउट लगा देंगे और यहां पे न्यूट्रल लिंक लगा देंगे। इस तरह से हमें इसमें होता क्या है कि हमें ये चीज नहीं देखना होता कि ये वायरिंग हमें सुंदर दिखे या सुंदर ना दिखे, हमें बस यूज करने से मतलब है। हमारा काम पूरा हो जाए, बाकी तो छोड़ दीजिए, बस काम पूरा होना चाहिए। ये वायरिंग कुछ इसी तरह का है। ये न्यूट्रल लिंक हो गया, ये हो गया रूम नंबर थर्ड के लिए। यानी कि अब हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां से हम इसमें वायर को, जैसे ये वायर है, यहाँ पे हमने इंसुलेशन को हटाया, इंसुलेशन को हटा के वायर को कनेक्ट कर दिया, बस हम यहीं से अपने लिए सप्लाई ले जाएंगे अपने जिस रूम में हमें सप्लाई की जरूरत होगी। तो ये जो ट्री सिस्टम होता है, देखिए पेड़ की ब्रांच की तरह, पेड़ में कितने सारे शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती है, बस इसी तरह एक आउटपुट में मेन आया, इसी मेन से हम बहुत सारे ब्रांच निकाल लिए, बहुत सारे शाखाएं निकाल लिया। तो देखिए इसके भी कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं, कुछ, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें पहले लाभ को देखते हैं। ये होती है सस्ती। अब सस्ती क्यों होती है, क्यों, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा वायरिंग को काम में लेते हैं, तो हमें एक टर्मिनल बॉक्स की जरूरत पड़ती है। उस टर्मिनल बॉक्स में हमें एक अलग से मेन स्विच लगाना पड़ता है, उसका कॉस्टली, हर एक ब्रांच के लिए हमें एक अलग से एमसीबी लगाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा हो जाता है। और ये है तो ये बिल्कुल सस्ता होता है। और इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना होती है ये आसान से होती है। घरों में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए कि बाहर में कोई लैंप लगाना हो, कोई बल्ब जलाना हो, बस वायर को छीला, वहां पे वायर कनेक्ट किया, बस हो गया, लैंप के लिए ले गए सप्लाई और जला दिया लैंप को। तो इसमें क्या होता है, इसमें आसानी से स्थापना हो जाती है। हम इसकी स्थापना के लिए किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार या फिर कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी वायरमैन की जरूरत नहीं होती है। इस प्रणाली को हम अपने हाथ से भी स्वयं कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी हानियां देखते हैं कि इसमें हानि क्या होता है।
इसमें सबसे पहला हानि हो कि दोष को ढूंढना आसान होता है। सॉरी, दोष को ढूंढना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट में एक मेन ब्रांच निकला हुआ, उस ब्रांच में कई सारे ब्रांच कनेक्टेड हैं। अब किस ब्रांच में फॉल्ट आया है कैसे पता चलेगा? पता तो चल जाएगा, हालांकि दोष को तो ढूंढा जा सकता है, लेकिन हमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। दोष को ढूंढना आसान नहीं है इसमें। और दूसरी बात इसमें वोल्टेज एक समान नहीं होता। वोल्टेज असमान होता है हर एक ब्रांच में। इस ब्रांच का वोल्टेज कुछ और होगा, इस ब्रांच का वोल्टेज कुछ और होगा, हर एक ब्रांच का वोल्टेज कुछ और ही होता है। और ये जो वायरिंग का ये जो ट्री सिस्टम है ना, ये ट्री सिस्टम, ट्री प्रणाली, ये अब प्रचलित में नहीं है, इसको हम काम में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एक तरह तो देखिए सस्ता है, आसानी से इसको हम काम में ले सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इसमें फॉल्ट को ढूंढने में कितना समय लग सकता है? बहुत समय लग सकता है। मान लीजिए इस ब्रांच के थ्रू ऐसे कुछ उपकरण चल रहे हैं, मान लीजिए कि किसी रूम में मीटिंग चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, वहां सप्लाई की जरूरत है, सप्लाई चल रही है, आसानी से मान लीजिए कि कभी फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट को हमें ठीक करने में ही 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, तो फिर उस मीटिंग का क्या होगा? इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये प्रचलित में नहीं है, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। और दिखने में भी काफी ये असुंदरता है, दिखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है, इतना बहुत खराब वायरिंग दिखता है ये। ठीक है तो इकोनॉमिक्स आसान, लेकिन दिखने में कितना भद्दा दिखता है, कितना खराब, जहां से भी मन वहीं से वायरिंग। ये इसमें कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो इसके हानि हो गए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है शादी, मेला, उत्सव, यानी कि जहां हमें कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही दिनों के लिए हमें जरूरत होगी सप्लाई की, वहां पे हम इस ट्री सिस्टम के द्वारा विद्युत वायरिंग की आपूर्ति करेंगे। तो जैसे शादियों में होता है, शादियों में क्या होता है, बस हमें कुछ ही दिन, एक रात की तो बात रहती है, बस एक रात हम किसी तरह लाइट जला दे, बाकी तो जरूरत ही नहीं है इसकी। तो शादी में, मेला में, उत्सव में हम इस वायरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया वायरिंग। अब देखिए हमने पढ़ लिया इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग, और हमने कवर कर लिया इसमें ट्री सिस्टम प्रकार की वायरिंग। यानी कि ये दोनों जो वायरिंग है, ये वायरिंग, इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रकार की जो वायरिंग है, ये सबसे अच्छी और सबसे, ये इकोनॉमिक्स तो नहीं है, ये बहुत खर्चीला होता है। इसमें केवल एक ही हानियां होती है, बस यही कि ये खर्चीला होता है। बट खर्चीला तो है, लेकिन है कितना सुटेबल, समझ रहे हैं ना? ये है कितना सुटेबल। इसमें से ये अस्थायी रूप के वायरिंग में, अस्थायी रूप के वायरिंग के अंतर्गत आता है, और ये जो ट्री सिस्टम है ये अस्थायी वायरिंग के अंतर्गत आता है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली जो है ये किस प्रकार की वायरिंग के अंतर्गत आता है, तो आप कहना कि ये अस्थायी वायरिंग है। लेकिन ये जो ट्री सिस्टम प्रणाली है ये एक अस्थायी वायरिंग है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप इस चीज को नोट कर लेवे। तो फ्रेंड्स आज हम इस सेशन में इतना ही कवर करेंगे, और अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम वायर के बारे में पढ़ेंगे कि वायर की कलर कोडिंग, वायर कितने टाइप्स के होते हैं, वायर के साइज कौन कौन से होते हैं, कितने एमएम से कितने एमएम की वायर की साइज होती है, और हर एक वायर, यानी कि वायर 1.5 mm का है तो वो कितना करंट ले जा सकता है, 2.5 mm का है तो कितना करंट ले जा सकता है। यानी कि हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं इस वायरिंग के पार्ट नंबर 4 में। ये पार्ट नंबर 3 है हमारा, तो पार्ट नंबर 3 में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे हम वायर के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ITI इलेक्ट्रीशियन का जो थ्योरी क्लास है, इस थ्योरी क्लास को पूरा कवर कराने वाला हूँ स्टार्ट टू एंड, बीच में कोई भी चैप्टर छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। आपको क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, MCQs भी कराऊंगा, बस थोड़ा सा लेट है, ज़्यादा दिन मैं देरी नहीं करूँगा। मेरा तो यही कहना है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को ढेर सारे नॉलेज दे सकूं, और चाहे मैं क्वेश्चन के माध्यम से दूं या फिर
थ्योरी के माध्यम से दूं, आपको तो नॉलेज लेना है बस ना। और मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, हर एक यूनिट का कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और कोई अगर 150 से 200 क्वेश्चन किसी यूनिट का हो गया ना दोस्तों, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, आपके हर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर एक यूनिट में 150 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें से अगर किसी यूनिट से 2 नंबर का सवाल आने वाला है तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं, बस आप लोग बने रहिए इस चैनल में। और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए और फिर साथ में मिलके पढ़िए। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।